मॉर्निंग एवरीवन। आपकी डिमांड पे और आपकी आने वाली वैकेंसीज को देखते हुए रीजनिंग की क्लास चलाने का निर्णय ले लिया गया है। आपका जो डिसीजन लेना था रीजनिंग की क्लास के लिए वो डिसीजन अब ले लिया गया है। और जैसे ही मैथ की क्लासेस आपके साथ आप रेगुलर वे में चल रही हैं, कंटिन्यूअस वे में चल रही हैं, सेम वैसे ही रीजनिंग की क्लास चलती रहेंगी, जिसमें हम वीक में 3 प्रैक्टिस क्लास देंगे जो सबसे बढ़िया टॉप क्लास क्वेश्चनों की सीरीज होगी। सबसे बढ़िया प्रैक्टिस, ऐसे प्रश्न जो पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है रीजनिंग स्पेशल है। अब जो क्लासेस चलेंगे रीजनिंग स्पेशल चलेंगी, उसमें एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीपी, यूपीएसआई, सीपीओएसआई, सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी जीडी, वीडियो, युवा विकास अधिकारी, लोअर पीसीएस, पीसीएस, इतनी सारी वैकेंसीज और जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं, आरआरबी, एनटीपीसी, आरपीएफएसआई, रेलवे कांस्टेबल, जितना भी पेपर होता है, कोई भी पेपर की वैकेंसीज के लिए रीजनिंग अब आपकी क्लास में छूटेगी नहीं। मतलब आपके पेपर जो मैं पढ़ाऊंगा पेपर वही पूछेगा। ठीक है, तो रीजनिंग की जो ये ज़बरदस्त प्रैक्टिस सीरीज चलने वाली, इस पे आपका हमें बहुत सारा सपोर्ट चाहिए। जितना सपोर्ट आप कर सकते हो, जितनी कैपेसिटी आपके पास है, आप जितना ज़्यादा हमारा साथ दे सकते हो, आज आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हो कि ये रीजनिंग की ज़बरदस्त प्रैक्टिस की क्लास आपके साथ हम कंटिन्यू वे में चलते रहें, तो आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आपका सपोर्ट सबसे ज़्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा। बिना आपके सपोर्ट के क्लासेस नहीं चल सकती, क्योंकि अगर आप नहीं हो तो हम नहीं हैं। हम तभी हैं जब आप हो, और इसीलिए आपके सपोर्ट की मैं डिमांड करता हूँ। रीजनिंग की क्लास जैसे कि हम पहले कुछ क्लासेस दिए, उसके बाद से रोक दी गई, तो क्लासेस भी मैं पढ़ाऊँगा, प्रैक्टिस भी मैं कराऊँगा। रोज़ सुबह 8 बजे या 9 बजे आपको क्लास मिल जाएगी। आप उस टाइम पे, टाइम कोई भी जो भी होगा वो डिसाइड कर दिया जाएगा। क्लासेस रोज़ एक ही टाइम आएंगी, वो चाहे 8 बजे आए या 9 बजे आए। और अगर आपका सपोर्ट मुझे अच्छा मिला तो मैं बहुत जल्द ही आपके साथ लाइव क्लास लेने वाला हूँ। उसके बाद से कंटिन्यू सुबह लाइव और शाम को लाइव। शाम को मैथ पढ़ेंगे, सुबह रीजनिंग पढ़ेंगे ज़बरदस्त वे में, और इतना प्रैक्टिस करेंगे कोई भी पेपर हो सेकंडों में क्वेश्चन लगाएंगे। जैसे मैंने मैथ सिखाई है सेम वैसे ही आपको रीजनिंग सिखाऊंगा। मैथ की तो ताबड़तोड़ क्लास चलेगी इस बार, मैंने सोच लिया है। बस आप ऊपर वाले से दुआ करते रहो कि मेरी हेल्थ में कोई इशू ना आए, क्योंकि मैं हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से ही क्लासेस बार बार रोकता हूँ, वरना मैं कभी क्लासेस नहीं रोकता। आप बस ऊपर वाले से एक प्रार्थना करते रहो कि मेरी हेल्थ प्रॉब्लम ना हो, आपकी क्लास कोई नहीं रुकने वाली है ना। तो रीजनिंग की ताबड़तोड़ प्रैक्टिस क्लास अब बिल्कुल रेगुलर वे में चलेगी। तो आप किसी भी चीज़ की तैयारी करते हो, किसी भी पेपर की तैयारी करते हो, ये क्लासेस आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगी। तो सबसे पहले आप जितना ज़्यादा शेयर हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमें पहुँचाओ, तब फिर क्लास को स्टार्ट किया जाए ना। बिल्कुल सभी लोग मन से, बिल्कुल आज मतलब क्वेश्चंस भी बढ़िया होंगे। ऐसे कोई फर्जी के क्वेश्चंस नहीं पढ़ाए जाएंगे कि हाँ रीजनिंग पढ़ाई जा रही तो सिर्फ आसान उतारा जाए। क्वेश्चंस जैसे मैथ में आप देख रहे हैं इस समय एक ऐसा हमने रामबाण ट्रिक चला दिया है कि क्वेश्चन दो आंसर लो, क्वेश्चन दो आंसर लो ना। सेम वैसे ही कुछ किया जाएगा आने वाले समय में, रीजनिंग में भी रामबाण सब चलेगा। आइए पहला प्रश्न हमने लिया, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जैसे निम्नलिखित सेट की संख्याएं हैं। हमें 4 विकल्प दिए गए हैं। इन 4 विकल्पों में एक विकल्प ऐसा है जो ये सेट आपको दिया गया है। इस क्वेश्चन को समझिएगा, जो आपको ये सेट दिया गया है सेम इसी सेट को फॉलो कर रहा है कोई एक ऐसा आंसर होगा। मीन्स इस क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ा समझिएगा। उस विकल्प का चयन करें, कोई विकल्प इसमें सही है, ठीक है, जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं, जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जैसे निम्नलिखित सेट की संख्याएं हैं, जैसे निम्नलिखित सेट की संख्याएं हैं। इन संख्याओं में कोई रूल लगाया गया होगा।
इन संख्याओं में कोई रूल लगाया गया होगा, वही रूल, वही सेम टू सेम रूल आपको ऑप्शन में लगाना है और आपको ऑप्शन में लगाने के बाद ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए लगाते हैं, समझिएगा। देखिए इसमें क्या करना है, सबसे पहले आप क्या करिएगा 170, आप ये देखिए आपको ये कुछ दिखाई दे रहा है, ये क्या दिखाई दे रहा है, स्क्वायर दिखाई दे रहा है, किसका, 5 का, 5 का स्क्वायर। ऑप्शन में आइए कहाँ पर स्क्वायर वाली संख्याएं हैं, सिर्फ इन दो ऑप्शन में है, एक 7 का स्क्वायर है, एक 6 का स्क्वायर है। ये दोनों ऑप्शन तो कट गए, क्योंकि पहली हमने एक छोटी सी बात पकड़ी कि यहाँ पे क्या है, 5 का स्क्वायर है, पहली वाली संख्या स्क्वायर है, तो सेम रूल ऑप्शन में हो तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर, यहाँ पे 6 का स्क्वायर। अब आगे चेक करो क्या है, आगे चेक करते हैं। आगे देखिए, इस वाली संख्या को 170 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, जो 5 का स्क्वायर आया है इसके 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आता है, 5 3 15, 2 जाएगा, 5 चौको 20। ठीक है, अगर इसी संख्या को 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो कितना आ रहा है, 17। तो देखो बीच वाली संख्या आ गई, 17 आ गई कि नहीं आ गई, बात समझ पाए। जो ये संख्या थी इसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, तो इस 5 को लिया गया और इस 170 को डिवाइड किया गया। इस 170 को जब डिवाइड किए तो कितना आया, 34, और 34 को 2 से डिवाइड किए तो कितना आ गया, 17, और 17 कौन सी संख्या है, बीच वाली संख्या। जो रूल आपने इसमें लगाया है सेम वही रूल आपको कहाँ लगाना है, आंसर में। आइए देखते हैं, इस वाले आंसर को उठाइए, डी वाले को, क्या है, 36 12 144। 36 किसका स्क्वायर होता है भैया, 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का। तो इस 6 से क्या करोगे, इस 144 को डिवाइड करोगे, डिवाइड करो, 6 दूनी 12, 2 जाएगा, 6 चौको 24। इस 24 को क्या करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, देखो बीच वाली संख्या 12 आ गई कि नहीं आ गई, तो मीन्स आपका ये वाला आंसर सही है। जो रूल आपने इसमें अप्लाई कराया है वही रूल आंसर में अप्लाई होना चाहिए, वही रूल ऑप्शन में अप्लाई होना चाहिए, सेम वही पैटर्न लगना चाहिए, तब जाके आपका आंसर सही होगा। कोई समस्या, आगे बढ़ाया जाए। जबरदस्त है प्रश्न, बिल्कुल यूनिक से यूनिक प्रश्नों का कलेक्शन लिया गया है, बिल्कुल इसी वे में एक अच्छे पैटर्न में अच्छे क्वेश्चंस के कलेक्शन के साथ रीजनिंग की सीरीज चलती रहेगी, लगातार चलती रहेगी। ठीक है, चलें आगे बढ़ाया जाए। देखिए कैलेंडर को इतना लिखते हैं, फेस मास्क को इतना लिखते हैं, सिक्योरिटी को इतना लिखते हैं, तो सिक्योरिटी को किस प्रकार कोडित करें। हाँ, कितने लोग क्वेश्चन समझ पा रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न लिया गया और बहुत ही अच्छा प्रश्न लिया गया है, मतलब काबिल तारीफ, जितनी तारीफ की जाए उतना ही कम है इस प्रश्न की। चलिए देखिए क्या कहा, कैलेंडर, कैलेंडर की स्पेलिंग सबसे पहले आप सभी लोग याद कर लीजिएगा। कभी कहीं इंग्लिश में आपसे पूछ लेता है कि कैलेंडर की सही स्पेलिंग क्या है ना, तो बहुत सारे बच्चे कैलेंडर की सही स्पेलिंग ही नहीं बता पाते हैं। तो इसको लिखा है 91452313। कितने लोग क्वेश्चन समझ पा रहे हैं कि इसमें क्या किया गया है, अभी तो मेरे भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है। फेस मास्क पहले मैं लिख लूँ तब मेरे को समझ में आए कि इसमें क्या किया गया है। 21142316, ये पता है कि संख्याओं को कुछ जोड़ा गया है तभी ये इतना छोटा छोटा आंसर बना है, वरना तो बड़ी बड़ी संख्याएं हैं। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का क्या बनेगा, चलो सबसे पहले ऐसा, जैसे ही आपके सामने कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न आए, सबसे पहले आप संख्या मिलाओ। जैसे यहाँ पे ई है और यहाँ पे ई है, तो यहाँ पे ई को 5 लिखे, यहाँ पे ई को 4 लिखे। जब कॉमन की संख्या अलग अलग है तो कोडिंग सेम नहीं है, फिर कॉमन वाली कोडिंग नहीं है, कुछ और है। अब क्या है इसको पता करो पहले, इसकी नंबरिंग करिए 3 1 I J K L 12 5 14 4 1 18, ये कर दिया। इसकी कोडिंग करो 6 1 3 5 13 1 19 और 11। ठीक, इसकी कोडिंग करिए 19 5 3 U है STU 21 R 18 9 20 25। ठीक है, सबकी कोडिंग कर ली गई। कोडिंग करना बेहद जरूरी था ना, बिना कोडिंग के तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब कोडिंग किया गया तो मुझे थोड़ा सा समझ में आया कि हाँ कुछ अलग किया गया है, कुछ बेहतरीन है, इस प्रश्न की क्वालिटी है,
बिल्कुल है, बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी है इस प्रश्न में। पहली बात तो आपके एक बात में आ गई होगी कि यहाँ पे 9 आ रहा है और यहाँ पे जो शब्द की शुरुआत है सी से है और सी को कितना मिला है, 3 मिला है। तो बड़ी समस्या होती बच्चों को और कम समय में ही क्वेश्चन को हमें करना होता है। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस के अच्छे प्रश्नों की जब प्रैक्टिस होगी तब हमारे सोचने समझने की क्षमताएं विकसित होंगी, हम अच्छा सोच सकेंगे पेपर में ना। चलिए तो देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, ये पीछे वाला क्या है 18 है, इस 18 को जोड़ गया 8 1 9, देखो 9 मिल गया। फिर ए है 1 तो इसका 1 ही लिख दिया गया। फिर डी का 4 है तो इसका 4 लिख दिया गया। फिर एन का 5, 4 1 5 तो 5 लिख दिया गया। फिर ई यहाँ पे देखो ई ने कुछ गड़बड़ किया, ई को कितना लिखा गया है 2, ठीक है। फिर 12 को 2 1 3 लिखा हुआ है, ये 1 है तो 1 लिखा हुआ है और सी का 3 है तो 3 लिखा हुआ है। मीन्स इन्होंने जो कोडिंग की है वो संख्याओं को जोड़ के की है, संख्याओं को ऐड कर दिया गया ना, कोडिंग में ऐड कर दिया इन्होंने। ऐड करने के बाद इन्होंने ई को सिर्फ गड़बड़ किया है, ई को कितना लिख दिया है 2, और कोडिंग जो की है वो पीछे वाले का आगे में लिखा है, पीछे वाले का क्या लिखा है आगे से। इन्होंने कोडिंग पीछे से स्टार्ट की है, यहाँ से शुरू किया है और आगे लिखना स्टाइल किया। देखो यहाँ पे देखो 11 को 1 1 2, 19 को 9 1 10, 10 को फिर से जोड़ो 1। हमेशा कोडिंग को इन्होंने जोड़ दिया है, संख्याओं को एक अंक का बना दिया। मतलब जैसे कि 19 था तो 19 को आपने जोड़ा 9 1 10, 10 को फिर से जोड़ दो क्या आएगा 1, तो इन्होंने 19 को क्या लिख दिया है 1। फिर यहाँ पे देखिए 1 है तो 1 ही लिख दिया, 3 1 4 लिख दिया। फिर ई को देखो, फिर ई को इन्होंने क्या लिखा है 2, बस आंसर हमारा आ गया। और चलो समझते हैं। तो 5 2 7 2, फिर ये 9 है तो 9 लिख लो, 8 1 9 लिख लो, ठीक है। फिर 2 1 3 लिख लो, फिर सी का 3 लिख लो। ई को इन्होंने क्या दिया है, ई को यहाँ पे भी 2 दिया गया है और ई को यहाँ पे भी 2 दिया गया, तो यहाँ पे भी ई को 2 दे दो। 9 1 10, 10 का मतलब 1। देखिए कोई आंसर मैच कर रहा है, 7 2 9 9 3 3 2 1, 7 2 9 9 3 3 5 1। सॉरी हमें लग रहा है हाँ ये वाला आंसर होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने एक गड़बड़ टाइपिंग है, यहाँ पे 2 1 करो, ठीक है। 7 2 9 9 3 3 2 1 बिल्कुल सही है आंसर, कोई परेशानी नहीं है। आगे बढ़ाया जाए। क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, मतलब वाकई में बहुत अच्छा प्रश्न था। आगे बढ़ें, चलिए समझिए नेक्स्ट प्रश्न। एक निश्चित कोड भाषा में टॉपर को 66, मार्क को 61 कोडित किया जाता है, उसी भाषा में इंड्यूस को क्या कोडित करेंगे, ठीक है। एक है उसको टॉपर को क्या लिखते हैं TOPPER, टॉपर को हम लोग 66 कोडिंग करते हैं, ठीक है। और मार्क को क्या कोडिंग करते हैं, मार्क को हम लोग कोडिंग करते हैं 61। तो इन्होंने पूछा इंड्यूस, इंड्यूस को क्या कोडिंग करेंगे, ठीक है। अब इसमें भी कम से कम 10-12 प्रकार के प्रश्न होते हैं, बस 10-12 टाइप के प्रश्न होते हैं जिनके अलग अलग कोडिंग करने से क्वेश्चन को सॉल्व करने के अलग अलग पैटर्न होते हैं। हमेशा पैटर्न डिफरेंट होता है, तो जब पैटर्न जो होता है उसके अनुसार हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं और क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करते हैं ना। तो हमारा जो पैटर्न है वो पैटर्न थोड़ा सा अलग है, तो आपको पैटर्न समझना होगा कि किस पैटर्न का प्रश्न आपके पेपर में आया हुआ। कोडिंग डिकोडिंग की हमने 3 क्लासेस दी हैं, बहुत ही ज़बरदस्त पढ़ाया है कोडिंग डिकोडिंग को। आप हमारे प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, प्लेलिस्ट में कोडिंग डिकोडिंग की क्लास देखिएगा, बहुत ही बेहतर क्लास। मतलब मैं अपनी तारीफ तो खुद कभी नहीं करनी चाहिए, बट आप एक बार देख के तारीफ जरूर करोगे, हम उम्मीद करते हैं। अगर आपने एक बार देखा ना तो आपके मुंह से तारीफ जरूर निकलेगी मेरे लिए। 2 शब्द तो निकलेंगे ही निकलेंगे, कमेंट में आए या ना आए, लेकिन आपके मुंह से जरूर निकलेंगे और वो कमेंट सुनने के लिए मैं तैयार हूँ। आप कम से कम प्यारे प्यारे कमेंट करो, जिससे थोड़ा हमें भी अच्छा लगे कि आप लोग भी पढ़ते हो और हमारी पढ़ाई आपको समझ में आती है। चलिए अब यहाँ पे समझिएगा टॉपर। सबसे पहले कोडिंग करिए। ये क्या है 20, ये 15, ये 16, ये 16, ये 5 और ये 18, ये मार्क, ये 13, ये 1, ये 18 ना, और IJK 11। अब सबसे पहली बात हमारे समझ में एक ही बात को आती है, जब भी बच्चा ऐसा प्रश्न देखता है तो सबसे पहले वो कोडिंग को ऐड करता है, ऐड करके देखता है 66 बन रहा है कि नहीं। चलो हम भी देख लेते हैं। 20 और 15 5 20 20 20 40 और 16 16 32 32 8 40 40 40 80 और 10 90।
जब हमने ऊपर वाली कोडिंग को ऐड किया तो 90 बना और आंसर नहीं मिला हमारा, मीन्स वो वाला मेथड नहीं लगेगा। ठीक है, जब पहले आप ये प्रश्न देखते हो सारी कोडिंग को ऐड करते हो, ऐड करने के बाद क्या करते हो, चेक करते हो कि जो कोड दिया गया है वो है या नहीं है, अगर नहीं होता तो कुछ दूसरा। ऐसा प्रश्न जैसे आए और बड़ी कोडिंग दिया गया हो तो आपका दिमाग जाना चाहिए इसके अपोजिट वर्ड पे। अपोजिट वर्ड हमेशा याद रखना, जैसे कि कहा जाए कि ए का अपोजिट क्या है तो आप कहोगे जेड, कहा जाए सी का अपोजिट क्या है तो आप कहोगे एक्स, ठीक है, कहा जाए बी का अपोजिट क्या है आप कहोगे वाई। हमेशा इसकी वैल्यू देखिए और इसकी वैल्यू देखिए, ये 25 पे होता है और ये 2 पर होता है। अपोजिट में हमेशा दोनों संख्याओं का योग 27 बनना चाहिए, ये 1 पे होता है ये 26 पे होता है, अपोजिट हमेशा 27 पे बनता है, ये 3 पे होता है ये 24 पे होता है, इन दोनों को जोड़ोगे तो 27 बनेगा। किसी भी शब्द का अपोजिट शब्द निकालना हो, किसी भी शब्द का अपोजिट शब्द निकालना हो तो आप उसमें उसको 27 बनाइए, उसका अपोजिट पता चल जाएगा। ठीक है, तो आइए, जैसे हमें 20 का अपोजिट क्या होगा 7, 5 का 15 का अपोजिट 12, 16 का अपोजिट 11, 16 का अपोजिट 11, 12, 9, सबका अपोजिट पता चल गया। ये इनके अक्षर होंगे, इनके शब्द होंगे, अल्फ़ाबेट होंगे कि 20 का अपोजिट 7 है, 7 का मतलब 27 और 7 पे क्या होता है जी, तो टी का अपोजिट जी होगा। समझ गए? हाँ, अपोजिट इन्होंने शब्द लिया है, यहाँ पे इन्होंने जी लिया, वो मैं लिखूंगा नहीं, अब समय नहीं लूंगा। इन सबको ऐड कर दो, इन सबको ऐड करो, ऐड करिए तो 12 12 24 और 24 और 11 35, 35 और 11 46, 46 और 7 53, 53 और 9, 53 और 9 कितना भैया, सॉरी फिर से जोड़ो, 11 11 22 और 12 12 24, 9 7 16, तो 4 2 6 6 6, 12 का 2 हासिल लगा 1, 2 2 4 5 1 6, ये 62 ही आ रहा है। कुछ ऐड गड़बड़ कर दिया क्या हमने इसका? अच्छा सॉरी, यहाँ पे 22 होगा बेटा, क्योंकि ये 5 है, 5 का अपोजिट कितना होगा 22 होगा। चलिए तो जोड़िए, ये 22 और 11 11 22 और फिर 12 और 9 7 16, तो कितना आ गया 2 2 4 4 2 6 6 6, 12 का 2 हासिल लगा 1, 2 2 4 2 6 1 7, कितना आ रहा है इनका ऐड, कितना आ रहा है 72। इसमें 1 2 3 4 5 6 लोग हैं, इनको घटा दो तो कितना आ जाएगा 66। सेम देखिए नीचे वाले में, देखिए यही रूल अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा। इसका अपोजिट कितना होगा 14, इसका अपोजिट 26, इसका अपोजिट 9, इसका अपोजिट 16, सबको ऐड कर दीजिए, ऐड कर 26 4 30, 30 10 40, 40 10 50, 50 और 9 59 और 6 65, 1 2 3 4, 4 घटा दीजिए, देखिए 61 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है ना। तो मीन्स जो आपने रूल लगाया वो बिल्कुल सही है, दोनों जगह हमने रूल लगा के देख लिया। सब अल्फ़ाबेट का अपोजिट वर्ड लिया गया, अपोजिट वर्ड को जोड़ा गया, फिर जितने अल्फ़ाबेट थे उनको घटाया गया, घटाने के बाद इसका आंसर बनाया गया। चलिए आइए आंसर बनाते हैं। 9 का अपोजिट कितना होगा 18, इसका अपोजिट 13, इसका 23, ये यू है STU, यू होता है 21 पे, इसका अपोजिट 6, सी का अपोजिट सी 3 पे होता है 24, इसका अपोजिट 22, सबको जोड़ दो, सबको जोड़ दो, जोड़ा जाए 10 20 20 20 40, 20 3 60, 20 चौको 80, 8 3 11, 11 3 14, 8 3 11, 11 3 14, 14 6 20, 20 4 24, 24 2 26, जोड़ दो कितना आएगा 106। कितने शब्द 1 2 3 4 5 6 शब्दों को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 100। तो आपका आंसर कितना आ गया भैया 100। बताओ कोई परेशानी आपको कहीं पर कोई दिक्कत? क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, समझाने में समय लग गया ना। चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से। आइए फिर बहुत बेहतरीन प्रश्न, कितने लोगों को ये चीज़ें पता हैं आपको? कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा संबंध है, कौन सा ऐसा मेल है जो गलत है? एक कोई मिलन होता है जो कभी कभी गलत हो जाता है, ऐसी चीज़ें होती ना, कभी कभी किसी किसी की जो मिलने की चीज़ें होती हैं वो भी गलत हो जाती हैं। वैसे यहाँ पे कह रहा है कौन सा संबंध गलत है, किसको क्या दे दिया गया जो गलत हो गया ना। चलिए तो एक बाइट में 8 बिट्स होती हैं, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, एक बाइट में 8 बिट्स होती हैं,
ठीक है। और 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स होते हैं, ये भी सही लिखा हुआ है। मीन्स ए और बी तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। 1 किलोबाइट्स में 1024 बाइट्स होती हैं। और जो आप यहाँ पे लिखा हुआ है किलोबाइट, ये गलत लिखा हुआ है। 1 GB 1 गीगाबाइट जो है, हमें लगता है ये गलत लिखा हुआ है। आपको क्या लगता है बताइए? अरे भैया फ़ोन मत करो यार। हाँ जल्दी से बताइएगा कि ये गलत लिखा हुआ है या सही लिखा हुआ है। 1 GB जब आप मोबाइल में रिचार्ज कराते हो तो आपको 1 GB इंटरनेट मिलता है। इंटरनेट 1 ही GB तो मिलता है, या तो 2 GB मिलता है। जब आपको 1 GB इंटरनेट मिलता है तो वो कितने MB के बराबर होता है? 1024 MB के बराबर होता है। याद करो, याद करो, सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? जब आप 1 GB इंटरनेट रिचार्ज कराते हो तो 1024 MB के बराबर होता है ना। तो ये तो गलत लिखा हुआ है, 1024 किलोबाइट नहीं होता भैया, यही गलत है, यही संबंध गलत है। आपको याद आ गया होगा जब मैंने आपके रिचार्ज की बात की, आपके मोबाइल में जब रिचार्ज होता है तो 1 GB जो है 1024 MB के बराबर होता है ना। बिल्कुल सही बात बोला, देखा आंसर मिल गया। देखो थोड़ी थोड़ी जो बातें हैं वो फैक्चुअल हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी से जोड़ते रहोगे, अपने लाइफ से जोड़ते रहोगे तो आंसर आपका सही हो जाएगा। चीज़ें थोड़ा सा जोड़नी होती, कनेक्ट करनी होती है ना। आगे बढ़ाया जाए, चलिए। फिर दिया गया, एक गुप्त कोड संदेश में होटल को 300 के रूप में कोडित किया जाता है और बोर का कोड क्या होगा? अच्छा ठीक है, तो होटल आओ, चलते हैं होटल। आज 2 लोग साथ में नाइट डिनर करते हैं ना। बोर को क्या लिखेंगे? ये चीज़ें पूछी गई ना। चलो सबसे पहले तो आपको जैसे ही कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न मिलेगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे। सबसे पहले उसके जो अल्फ़ाबेट के नंबर होते हैं, उसका जो प्लेस वैल्यू होता है वो क्या होता है, हम उसको लिखते हैं। चलिए, यह होता है ये 8 पे, ये कहाँ पे होता है 15 पे, ये कहाँ पे होता है 20 पे, यह कहाँ पे होता है 5 पे, ये कहाँ पे होता है 12 पे। सबको जोड़ो, देखो क्या आ रहा है, 20 और 20 40 और 20 23 60। 1 2 3 4 5, देखो हमने तो ढूंढ लिया। जितने शब्द थे सारे शब्दों के प्लेस वैल्यू को रख के जोड़ लिया गया। जोड़ने के बाद जितने शब्द थे उतने से ही गुणा कर दिया गया, आपका आंसर आ गया 300। और चेक करो ऑप्शन का आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा, जो क्वेश्चन पूछा है हमसे। ये 2 है, ये 15 है, ये 18 है और ये 5 है। सबको जोड़ो, 15 5 20, 18 2 20, 20 20 40 40। 1 2 3 4 4 चौको 16, देखो 160 आ गया। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। कोई समस्या, कहीं पर कोई परेशानी है? ये प्रश्न अभी हाल ही में आपके पेपर में, आरओ का पेपर हुआ, वहाँ पे आया हुआ था। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न था, मुझे अच्छा लगा, हमने उठा के आपको पढ़ा दिया ना। देखिए क्या किया गया, उससे जो अक्षर थे उनके अंकों को रखा गया, उनको जोड़ दिया गया। फिर जितने थे 1 2 3 4 5 अल्फ़ाबेट थे, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपका कोड आ गया 300। सेम वही रूल आपको अपने क्वेश्चन में लगाना है और आंसर दे देना है। चलिए आइए, फिर बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। अगर हम भारत देश के निवासी हैं तो भारत में रहते हैं, भारत का खाना खाते हैं, भारत के गुणगान करते हैं, भारत का ही नाम लेते हैं, तो हमें भारत की ऋतुओं के बारे में, भारत के कैलेंडर के बारे में पता होना चाहिए, थोड़ा सा तो ज्ञान होना चाहिए ना। वैसा ही एक प्रश्न आपके पेपर में डाला गया था, हमें बहुत अच्छा लगा कि कम से कम भारत में रहने वाले लोगों को ये भी चीज़ें पता होनी चाहिए। बहुत सारे लोग तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि ग्रीष्म ऋतु क्या होती है, बसंत ऋतु क्या होती है, अलग अलग चीज़ें हैं। चलिए कोई बात नहीं, जो इंग्लिश वाले बच्चे नहीं समझ पाएंगे वो बताएंगे, उनको इंग्लिश में समझाया जाएगा। और भैया ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहो, लाइक करते रहो, सब्सक्राइब कराते रहो, लोगों को बताते रहो कि कोई है जो रीजनिंग पढ़ा रहा है आपको ना। ऐसे तो बहुत सारे लोग पढ़ाते होंगे, ऐसा तो है नहीं कि मैं ही अकेले पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपका सपोर्ट बेहद ज़रूरी है इस समय हमारे लिए। आपके बिना सपोर्ट के मैं आगे नहीं बढ़ सकता, जब तक आगे नहीं बढ़ूँगा मैं लाइव क्लास नहीं ले सकता। मेरी सबसे बड़ी समस्या लाइव क्लास है। मैं आपके साथ लाइव क्लास जुड़ना चाहता हूँ, मतलब मैं आपको बात करके पढ़ाना चाहता हूँ आपसे। बिल्कुल
ना तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। अगर अभी भी लाइक का बटन नहीं दबाया तो तुरंत लाइक करो। कहने के बाद भी तुम सब लाइक नहीं करते हो। कमेंट करो, मुझे बताओ आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। चलो आओ, भारत देश के निवासी हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भारत में एक शरद ऋतु है, एक ग्रीष्म ऋतु है, एक वसंत ऋतु है, एक वर्षा ऋतु है। तो शरद ऋतु जो होती है ठंडक का मौसम है, जो मौसम इसमें चल रहा है ये शरद ऋतु में आता है ना। तो भारत का जो वर्ष का अंतिम पल होता है, जो भारत के ऋतुओं का जो अंतिम समय होता है वो शरद ऋतु होती है। और वसंत ऋतु से भारत में नए साल की शुरुआत होती है और अंत शरद ऋतु से होता है, हम ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, वसंत ऋतु से हम अपने वर्ष की शुरुआत करते हैं और शरद ऋतु से अपने वर्ष का अंत करते हैं। तो काल क्रम में व्यवस्थित करना तो ध्यान रखना, वसंत ऋतु से हम अपने वर्ष की शुरुआत करेंगे और शरद ऋतु ठंडक से अपने वर्ष का अंत करेंगे। तो सबसे पहले अगर इसको काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना तो शरद ऋतु सबसे आखिरी में जाएगी और वसंत ऋतु सबसे पहले आएगी। आओ चेक करो कहाँ पे है। वसंत ऋतु तीसरे नंबर पे है, तो तीसरे नंबर वाला यहाँ पे देखो मिल रहा है। ये देखो आंसर मिल गया है तुरंत, कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि वसंत ऋतु सबसे पहले आएगी, उसके बाद ग्रीष्म ऋतु, फिर गर्मी आती है, फिर बरसात आती है, फिर ठंडक आ जाती है और वर्ष समाप्त हो जाता है। देखो तुरंत मिल गया। बस आप ध्यान रखना, वसंत ऋतु और शरद ऋतु। वसंत ऋतु से वर्ष की शुरुआत होगी और शरद ऋतु से वर्ष का अंत होगा। बात क्लियर? कोई डाउट तो नहीं किसी को? कहीं पर कोई समस्या हो तो बताइए, कहीं पर कुछ ना समझ में आ रहा हो। आगे बढ़ाया जाए प्रश्न को। चलिए आइए, अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर कैपिटल एक दर्पण में अपने मूल रूप के समान दिखाई पड़ेंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न बहुत कम और पेपर में मिलते हैं तो छूट जरूर जाते हैं ना। 1 मिनट आप लगाइए, थोड़ा सा आप समझिए। लगाइए भैया, लगाइए जल्दी से। आज कॉल बहुत आ रही हैं, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं क्लास में हूँ, मैं बात कैसे करूँ ना। चलिए, कहा गया अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर एक दर्पण में अपने मूल रूप के समान दिखाई देते हैं? मीन्स कोई भी अंग्रेजी वर्णमाला का शब्द लिया जाए तो जब उसके आगे शीशा रखा जाए तो वो शब्द वर्ड जो अल्फ़ाबेट है वो सेम टू सेम वैसा ही दिखना चाहिए, उसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपने ए लिखा, ए के आगे अगर दर्पण रख दिया जाए तब भी ए ऐसे ही बनेगा और कोई तरीके से नहीं बनेगा, सेम टू सेम वैसा ही दिखना चाहिए। तो ऐसे कितने अक्षर हैं? तो एक तो ए हो गया, दूसरा कौन सा हो जाएगा? बी तो होगा नहीं, सी तो होगा नहीं, डी तो होगा नहीं, ई तो होगा नहीं, एफ तो होगा नहीं, जी तो होगा नहीं, एच होगा, क्योंकि एच के आगे दर्पण रखो तो एच ऐसे है, अगर दर्पण रखोगे तब भी एच ऐसे ही बनेगा। आप शीशा रख के देख लो अपने पास से, शीशा तो तुम्हारे घर में होगा ना, एक एच बनाओ, रख के देखो, एच वैसे ही दिखाई देगा जैसा होता है। और जैसे आई हो गया, जे तो होगा नहीं, के तो होगा नहीं, एल तो होगा नहीं, एम जैसे होगा, एम वैसे ही दिखाई देगा। एन तो होगा नहीं, ओ हो सकता है, ओ। पी तो होगा नहीं, क्यू तो होगा नहीं, आर तो होगा नहीं, एस होगा नहीं, टी, यू, वी, डब्लू होगा? बताओ, डब्लू होगा? तुम जानो, तुम्हारे कहने में हम लिखे दे रहे हैं। एक्स, वाई नहीं होगा, जेड नहीं होगा। कितने हुए? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10। बताओ और कोई होगा? वाई होगा, वाई होगा भैया, वाई होगा, बिल्कुल होगा। वाई वैसा ही वैसा दिखेगा। वाई आप सोचो, वाई के आगे दर्पण रख कर देखो, वाई जैसा है ऐसा सेम टू सेम ही आपको दिखेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होता। तो कितने हुए? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 1, 11। तो कितने आएंगे? 11। याद रखिएगा ये सारे 11 आप याद रखिएगा बस। अंग्रेजी वर्णमाला के ऐसे शब्द जिनके आगे शीशा रखा जाए तो सेम टू सेम वैसे होंगे, उनके चेहरे पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उनका लुक, जैसे आप अपना चेहरा शीशे में देखते हो तो सेम टू सेम वैसा ही दिखाई देता है ना, कुछ बदलाव थोड़ी होता। वैसे ही इनको कह रहा है कि अगर ए के आगे शीशा रखा जाए तो ए वैसा ही दिखेगा कि नहीं दिखेगा? अपने आगे शीशा रख के देखो, तुम्हारा चेहरा सेम टू सेम दिखेगा। हाँ, कभी कभी फ़ोटो खींचते हो तो ख़राब आ जाता है, उसकी बात ही अलग है। जो स्मार्ट होते हैं ना उनकी फ़ोटो अच्छी नहीं आती, और जो स्मार्ट नहीं होते उनकी फ़ोटो बहुत अच्छी आती है, कोई बुरा नहीं मानेगा यार, लड़कियां खासकर।
ठीक है, हम आपको नहीं कह रहे हैं, हमने बताया मतलब जो स्मार्ट होते हैं उनकी फ़ोटो अच्छी नहीं आ पाती है, लेकिन लड़कियों की बहुत अच्छी आती है। सेल्फी के मामले में सबसे आगे अगर कोई है भारत में तो लड़कियां हैं। पता नहीं कौन ये सेल्फी पिल्फी निकाल दिया ना कि खूब लेते हैं लोग। आइए अगला प्रश्न JR6 को है। अच्छा, इसमें से एक भिन्न चुनना है, कौन सा एक ऐसा है जो भिन्न है, मीन्स जो डिफरेंट है शब्द से। आपको एक ऐसा शब्द, एक ऐसा आंसर बताना है जो अन्य चारों से भिन्न है। कोई एक ऐसा होगा भिन्न, तब देखिए कोई आप 4 लोग हो, उसमें कोई एक डिफरेंट है तो मीन्स उसके अंदर कोई यूनिक कैपेसिटी है, उसके अंदर कोई यूनिक चुंबकत्व है, कुछ यूनिक चीज़ है उसके अंदर, तभी वो अगर आप 4 के फ्रेंड में एक लोग जॉब पा गए, एक व्यक्ति कोई जॉब पा गया, तो उसके अंदर वो चाहे कुछ ना पढ़ता रहा हो, चाहे दिन भर घूमता रहा हो, दिन भर किसी के साथ घूमता रहा होगा, दिन भर पार्क में पड़ा रहता हो, अगर वो जॉब पा गया ना तो लोग यही कहेंगे ना कि इसके अंदर कुछ ना कुछ तो टैलेंट था। मतलब ये 3 बेकार हो गए, ये डिफरेंट हो गया। ये चाहे जिसके साथ घूमता था लेकिन आखिरकार ये नौकरी पा गया, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट जरूर है, हर एक व्यक्ति कहेगा। मैं भी कहूँगा अगर ये व्यक्ति नौकरी पा गया तो मैं कहूँगा ये अगर इन चारों के ग्रुप में ये नौकरी पा गया ना तो इसके अंदर कोई ना कोई टैलेंट है। वैसे ही इन चारों में कोई एक ऐसा होगा जिसके अंदर अलग टैलेंट होगा। 3 सेम होंगे और एक डिफरेंट होगा, और चेक करते हैं वो कौन है। चलिए JR, बहुत अच्छा प्रश्न है। JR को 6 लिखते हैं, RB को 3 रखते हैं, EK को 5 लिखते हैं और DG को 2 लिखते हैं। चलिए DG को इधर लिख लीजिए, DG को 2 लिखते हैं। सबसे पहले नंबरिंग करो, सबसे पहले ऐसे प्रश्नों पे नंबरिंग किया करो। J और R 18, R 18, V 21, TUV। अच्छा ये तो 22 पे होता है हमें लगता है। E 5 पे और IJK मीन्स 11 पे, IJ और K, हाँ ठीक है। और D कितने पे? 4 पे। EFG मतलब 7 पे, ठीक है। चलो अब समझना भैया, हम एक बात को समझाएंगे बहुत अच्छे से, बताया जाए। क्वेश्चन तो थोड़ा मेरे भी पल्ले नहीं पड़ा पहली बार में तो, लेकिन अभी हमने देखा तो हमारे कुछ चीज़ समझ में आई। एक चीज़ को जब मैं पढ़ रहा था IJK, तभी मेरे दिमाग में एक बात रोटेट कर गई, पता नहीं कैसे। आप सोचो, मतलब मैं पढ़ रहा था उस टाइम मुझे क्वेश्चन समझ में आया, अभी तक ये क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता इसका आंसर क्या बनेगा। लेकिन जब मैं पढ़ रहा था तब मेरे दिमाग में एक बात गई, भैया सुनो अब बहुत अच्छे से समझना। मैंने पेन रख दिया, सोचो मैं उंगली से समझाऊंगा, बहुत ही अच्छे से समझना भैया। अगर D और G है, ठीक है, तो DG इसको लिखते हैं DEFG, यही तो है। अब देखो यहाँ पे जो लिखा गया है अंक कितना? 2, तो देखो इसके बीच में कितने हैं शब्द? 2, यही 2 यहाँ पे लिख दिया गया। अच्छा यहाँ पे लिखो जैसे EFGHIJK, यही तो है। तो देखो यहाँ पे जो शब्द हैं इन सब के बीच में कितने हैं? ये वाले 1 2 3 4 5, देखो 5 लिख दिया गया ना। यहाँ पे 1 2 थे तो यहाँ पे 2 लिख दिया गया। चलो RSTUV, देखो ये देखो 3 है ना, तो इसके आगे क्या लिखा हुआ है? 3, ये देखो 3 लिखा हुआ है। मीन्स इसमें एक नियम लगा, वही नियम इसमें लगा, वही सेम नियम इसमें लगा, तो इसमें नहीं लगेगा, मीन्स यही गलत है। समझ पाए? बहुत ही यूनिक प्रश्न है। पहले बच्चे के सामने ये प्रश्न आता है, बच्चा इसमें गुणा करता है, भाग करता है, डिवाइड करता है, जोड़ता है, माइनस करता है, आखिरकार आंसर नहीं मिलता, क्योंकि बच्चा ये सोचता नहीं है कि क्या इसमें ये भी हो सकता है। देखो मैं भी नहीं समझ पाऊँ। मैंने देखो भाई, आप और हमारे में कोई डिफरेंट थोड़ी है यार। माइंड तुम्हारे पास, माइंड हमारे पास, जो ज़्यादा चलाएगा वही आगे निकलेगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं था। मैं जब IJK ऐसे मैं उंगली पे काउंट कर रहा था, ऐसे जैसे E लिया तो हमने किया E, तो FGHIJK हमने काउंट किया।
यहाँ से काउंट किया जब FGHIJ तो हमारे दिमाग में गया J 5, तो हमने देखा 5 यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर मैं जैसे वहाँ पे D लिखने गया तो मैंने EF काउंट किया, मैंने देखा 2 लिखा हुआ, मैं समझ गया ये यही है। बस मैंने तुरंत रूल बना के आपको समझा दिया और बता दिया कि ये वाला डिफरेंट है, आपका आंसर बन गया JRS। बताइए कोई परेशानी? चलिए आगे बढ़ें। आइए, कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में, कुछ प्रश्न ऐसा है, कह रहा है निम्नलिखित अनुक्रम में ऐसे कितने 3 हैं, ऐसे कितने 3 हैं जिनके ठीक पहले ना तो 6 है और ना ही ठीक बाद में 9 है। ठीक है, 3 दोनों, जिनके ठीक पहले ना तो 6 है और ठीक बाद में ना ही 9 है। एक तो यही मिल गया, इसके ठीक पहले 6 भी है, इसके ठीक बाद 9 है, ये तो नहीं हो सकता। इसके ठीक पहले 9 है, क्या कह रहा है, सॉरी एक बार फिर से समझो। जिनके ठीक पहले ना तो 6 है और ना ही ठीक बाद में 9 है, उनके पहले 9 नहीं हो 6 नहीं होना चाहिए, उनके बाद में 9 नहीं होना चाहिए, तो वो ढूंढना है। निम्नलिखित अनुक्रम में ऐसे कितने 3 हैं जिनके ठीक पहले ना तो 6 हो और ना ही ठीक बाद में 9 हो। तो दूसरा ये है, इसके ना ठीक पहले 6 और ना ही बाद में 9 है। इसके ठीक पहले 6, इसके बाद में 9 है, इसके ठीक पहले 6, इसके बाद में 9 है। तो कितने मिले आपको? 2। आंसर आ गया, बहुत आसान था। आपको बस इतना चेक करना था, 3 को लेना था, 3 के आगे देखना था 6 ना हो और पीछे देखना था 9 ना हो। बस उसको इससे एलर्जी थी, इन दोनों लोगों से उसको एलर्जी थी। कहता था ये हमारे पास नहीं होने चाहिए, और कोई पास आ जाए लेकिन आगे 6 ना हो, पीछे 9 ना हो। आगे 9 आ सकता है, देखो यहाँ पे आया है ये देखो, और पीछे 6 आया। ठीक है, आज पहले 6 नहीं होना चाहिए और बाद में 9 नहीं होना चाहिए। बस इस रूल को सुनना और कुछ और सब भूल जाना। बाद में नहीं सोचोगे सर जी 9 3 6 लिख दिया आपने। उसने कहा आगे 6 ना हो, तो क्या यहाँ पे आगे 6 है, और पीछे ना हो तो किसके पीछे 9 है? नहीं है ना, तो बात सही। बस चलिए आइए, फिर बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा एक शब्द टीचर्स शब्द से नहीं लिखा जा सकता? भैया जब नहीं लिखा जा सकता मीन्स इसके शब्दों का प्रयोग करके कौन सा एक शब्द नहीं बनाया जा सकता? कोई एक शब्द ऐसा होगा जो नहीं बनाया जा सकता है ना, कोई एक शब्द ऐसा होगा जो नहीं बनाया जा सकता हो। आइए चेक करते हैं कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है टीचर्स से। चलिए तो देखिए, आर यहाँ पे है, ई यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, एच यहाँ पे, सारे शब्द हैं, ये बन सकता है। फिर चेयर, सी एच डबल ई ए आर, सारे शब्द हैं, ये भी बन सकता है। सर्च पे आओ, एस ई ए आर सी एच ये भी है, तो यही नहीं बनेगा चेयर में। देखो CHA आई है, इसमें एक आई आया है, इसमें कहीं आई नहीं है, इसमें कहीं आई है क्या? नहीं है, तो ये शब्द कैसे बनेगा? इन्हीं शब्दों से शब्द बनना चाहिए, इन्हीं शब्दों से शब्द बनना चाहिए, तो यहाँ पे आई आ गया और शब्द नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये आंसर इसका सही हो गया। तो आज हम थोड़ा छोटी क्लास ही करेंगे। अगर आपको क्लास हमारी पसंद आई हो तो सबसे पहले लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और अगर समझ में आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे अगर आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, और अगर क्लास में मज़ा आया है, पढ़ने में मज़ा आएगा ऐसे, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताओ, जिससे मैं क्लास को कंटिन्यू कर सकूँ। अगर मज़ा आया है तो कमेंट करना अनिवार्य है, वरना फिर मैं क्लास रोक सकता हूँ ना। फिर अगर मुझे लगेगा कि बच्चे को मज़ा नहीं आ रहा तो पढ़ाने से कोई मतलब नहीं, मैं भी बोरियत फील करने लगूंगा ना। तो इन्जॉयमेंट होना चाहिए पढ़ाई में, तो इन्जॉयमेंट तभी होगा जब आप कमेंट करके मुझे बताओगे कि आपको मज़ा आया है। तो मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट क्लास में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और पढ़ते रहो।